अभिषेक जी, मैंने जिक्र किया कि एक बॉटम पकड़, कई विद्वानों से ये बात सुनी कि आप बॉटम को ट्रैक करने मत जाइए, कि आप सोचे कि यही मुझे पता लग जाए कि बस इसके बाद तो ये शेयर यहाँ से ऊपर चढ़ने वाला है। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोगों के मन में ये आशंका रहती है, इसका क्या निदान है? देखिए बॉटम फिशिंग जिसे कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, उसका मतलब बहुत सिंपल है कि जब आप ये सोच के बाइंग करते हैं कि ये तो सस्ता हो गया। जैसे कि हम आप कई बार ऐसे सिनेरियो में देखते हैं कि एकाएक कोई कंपनी 20% या कोई सेक्टर 25% 30% बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में करेक्ट हो जाता है और फिर हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है और इस एंट्री पॉइंट पे हमें बाई करना चाहिए। वहाँ पे इग्नोरेंस ये हो जाती है या 2 पार्ट हो सकते हैं। इग्नोरेंस कि हम ये समझ ही नहीं रहे कि उस सेक्टर में या उस कंपनी में क्या गलत हो गया जिसकी वजह से ये प्राइस एक्शन आया है, या अदरवाइज़ हम कुछ ज़्यादा ही ओवर बुलिश भी हो सकते हैं, जहाँ पे शायद इम्पैक्ट हम नहीं समझ पाएँ कि यहाँ से और क्या हो सकता है आगे, जिसकी वजह से वहाँ से और करेक्शन आ जाए। तो ये एक रिटेल इन्वेस्टर या रेगुलर जो रूटीन इन्वेस्टमेंट करते हैं अक्रॉस सेक्टर्स, ये उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है करना, क्योंकि जो बारीकियाँ होती है मार्केट्स की और जहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स को समझते हुए एक एलोकेशन किया जाता है स्टॉक्स में पोर्टफोलियो लेवल पे, वो एक प्रोफेशनल का ही काम है। एंड प्रोफेशनली अगर हम देखें इंडिया के अंदर में जो म्यूचुअल फंड पीएमएस के थ्रू जो पैसे जाते हैं, वो काफ़ी सेंसिबली कंटिन्यूअसली लग भी रहे हैं। हम देख भी रहे हैं एसआईपी का नंबर जो है वो कहीं पर भी मैसिवली कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं हुआ है एंड काफ़ी हद तक तो ग्रो ही कर रहा है। तो वो एक मुझे लगता है कि बॉटम फिशिंग को अवॉइड करें और वहाँ पे ये फ़ोकस करके ना बाय करें जस्ट बिकॉज़ कि कोई बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गया है। ये मैं मेरे हिसाब से भी मैं इसे एंडोर्स करता हूँ कि ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। जी, ठीक है। तो ये बॉटम फिशिंग के बारे में रहा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, कई बार जब हम यूट्यूब पे शो लाइव जा रहा होता है, बहुत सारे लोग इसी के बारे में पूछते हैं, तो ये अभिषेक जी ने उसको भी बताया कि भाई क्या आपको करना है और कैसे आपको बचना है। अब सर, एक सवाल ये मन में आता है कि बहुत बार जब ऐसे गिरावट के मौके बनते हैं, बहुत सारी कंपनियां गिरती हैं, जब बाजार अच्छा होता है तो बहुत सारी कंपनियां चल रही होती हैं, तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो गिर तो जाती हैं, कई कंपनियां वापस लौट जाती हैं, और वही हम बता भी रहे हैं कि आपको पिकिंग कैसे करनी है, लेकिन कई वापस नहीं लौटती हूँ, गिरी तो फिर गिर ही गई। तो क्या ऐसे में स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि आप टिपिकल ब्लू चिप कंपनियां या बिल्कुल वेल स्टेब्लिश कंपनी, हर हिसाब से जो बड़े 50-60-100 शेयर्स हैं उनके बाहर दायरे में ना निकलें, या फिर टियर 2 टियर 3 में भी आप उतर सकते हैं, लेकिन फिर या तो आपके पास उतना ज्ञान हो या आपको कोई वो बात बताने वाला या समझाने वाला, एश्योरेंस देने वाला हो कि नहीं यहाँ पर भी चीज़ें बेहतर होंगी। कैसे स्टॉक पिकिंग होगी इस समय में? जी, देखिए विपिन जी, स्टॉक मार्केट जो है वो रिवॉर्ड करता है पेशेंट इन्वेस्टर्स को जो ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं। सी ग्रोथ जो है कंपनीज का जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, अल्टीमेटली वो हमको रिटर्न देता है। और इसके लिए कई बार ऐसे करेक्शन में जैसे आपने कहा, कुछ स्टॉक्स जो सस्ते हो जाते हैं, पर अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है बिज़नेस उसका, तो मेरे हिसाब से फिर भी महँगे हैं वो। और इसमें मेरा एक कॉन्ट्रा व्यू रहा है, एक सेक्टर का नाम लूँ जैसे आईटी सर्विसेज़ का, उसकी प्रॉब्लम यही है कि वो सस्ता होता जा रहा है, पर सस्ता इसलिए होता जा रहा है कि ग्रोथ नहीं है। हम्म। तो इन्वेस्टर्स को कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स को बड़ा समझदारी से ऐसे स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए जिनके सामने क्लियर 3 से 5 साल का 20% 25% का ग्रोथ रनवे है। पर एक तेजी के मार्केट में वो महँगे हो गए थे। 50-60 टाइम के पी मल्टीपल पे ट्रेड करने लगे थे। पर अब मार्केट में करेक्शन की वजह से, स्पेशली अगर ऐसे स्टॉक मिड या स्मॉल कैप स्पेस में हैं, तो करेक्शन के बाद शायद 30 टाइम 35 टाइम के पी मल्टीपल पे आ गए हैं। पर उनका अगर हम ग्रोथ बिल्ड करें तो प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो वो फिर भी 1.5 के आसपास है। ये स्टॉक्स जो हैं ये रिटर्न्स देंगे इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर्स को इन स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए रादर देन गेटिंग लॉस्ट इन लार्ज कैप्स जो ग्रोथ नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं पर सस्ते हो रहे हैं और वो सस्ते होते जाएँगे। सी वो अगर मार्केट बदला, रुख बदला, तेजी का मार्केट वापस आया, वो फिर भी नहीं बढ़ेंगे क्योंकि उनमें ग्रोथ नहीं है। तो इन्वेस्टर्स को ऐसे कंपनीज़, ऐसे स्टॉक्स, ऐसे ईटीएफ्स पे ध्यान रखना चाहिए जो ग्रोथ को बैक कर रहे हैं। और जैसे गौरांग जी ने 2-3 सेक्टर्स का नाम लिया, वो इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनमें ग्रोथ है अभी, फार्मा है, ऑटोज़ हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन है।
हमारा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनीज़ हैं, जो रैपिडली ग्रो कर रही हैं, ऑटो कंपोनेंट्स हैं हमारे, उनमें बहुत अच्छा काम हुआ है ऑटो कंपोनेंट्स में। तो ये जो ग्रोथ सेक्टर्स में इसमें जो सस्ता हुआ है 30, 40, 50% की कमी आई है स्टॉक प्राइसेस में। मुझे लगता है कि वो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इन्वेस्टर्स के लिए। बड़े स्टॉक्स जो हैं, जो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, वो एक ट्रैप्स हैं, उसमें क्या होगा, आपको लगेगा सस्ता हो गया, डिफेंसिव है, मैं ले लेता हूँ, पर मार्केट रुख बदलेगा तब भी रिटर्न नहीं मिलेगी, तो क्या फ़ायदा हुआ फिर? ये समय है मतलब काफ़ी समझदारी से अपना पोर्टफोलियो बनाने का, ग्रोथ को बैक करने के लिए। राइट। तो थोड़ा इससे और आगे बढ़ जाते हैं पंकज सर। अब मान लीजिए आपने सेक्टर्स भी आपकी समझ में आ गए, आप सबकी राय में कुछ सेक्टर्स बिल्कुल कॉमन हैं। अगेन जो अभी अभय सर ने समझाया कि कुछ कंपनियां हैं जिनमें ग्रोथ नहीं है, भले ही वो आपके ब्लू चिप हो या हो, आपको इस तरीके से पिक करना है। तो अब आप वो इतना फाइन कैसे जाएंगे, कैसे देखेंगे उसको कि भाई अब ये अच्छा सेक्टर हो गया, इसकी ये टॉप 10 कंपनीज भी हो गई, लेकिन इसमें से ये 2 मैं पकड़ूं और ये बाकी की 8 छोड़ूं, या 4 पकड़ूं बाकी की 6 छोड़ूं? देखो, बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल आसान नहीं है। आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ सिचुएशन। और जो एक एवरेज इन्वेस्टर है, एवरेज रिटेल इन्वेस्टर है, जो कि हम रोज ही देखते हैं, उसको काफी कॉशियस रहना चाहिए। और खास तौर से अगर वो निबल आउट कर रहा है से इन स्मॉल कैप स्टॉक्स या स्मॉलर मिड कैप स्टॉक्स, उसमें तो बहुत ही उसको कॉशियस रहना चाहिए। वन हैज टू बी आइदर सीकिंग गुड एडवाइस, देयर आर गुड पीपल, गुड कंसल्टेंट्स, अच्छे म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए। पर अगर वो अपने आप जाता है जस्ट ऑन अ हियर से काइंड ऑफ बेसिस, आई थिंक उसमें हमने देखा है कि काफी फिंगर अपनी बर्नआउट होती है। और जैसा कि हम देख रहे थे, अगर आप अभी आप थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, एक सेक्टर को भी हम अक्रॉस द बोर्ड एक ब्रश से नहीं पेंट कर सकते। अगर हम देखें कि आज के दिन डिफेंस सेक्टर बड़ा फैंसी सेक्टर हुआ है, जो भी जियो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, कि सडनली डिफेंस सेक्टर इज वंस अगेन इनटू लाइमलाइट। अगर हम आज की मार्केट की बात करें तो अक्रॉस द बोर्ड 2, 4, 5, 6% स्टॉक्स ऊपर थे। बट वन विल हैव टू बी कॉशियस ऑन दैट। इसमें भी अगर हम देखें, अगर मान लो 20-25 टॉप लेवल के स्टॉक्स हैं, आई थिंक ओनली 5-6 आर रियल वैल्यू काइंड ऑफ स्टॉक्स। और जैसे ही जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ईज आउट होएगी, आई थिंक काफी सारे ईज आउट भी हो जाएंगे। सो और वो 5-6 कौन से अच्छे हैं, विच आर कैरिंग गुड बैलेंस शीट, विच आर कैरिंग गुड ऑर्डर बुक, जिसकी एग्जीक्यूशन अच्छी हैगी और बहुत ज्यादा ओवररेटेड नहीं हो गए, बहुत ज्यादा हीटअप नहीं हो गई होगा, ऑलरेडी 50, 60, 70 के पी पे नहीं चले गए। सो उसके लिए आई थिंक आपको सिंसियर एडवाइस चाहिए होगी, जो रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं हैगी। मेरा ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त होगी रिटेल इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को, कि आप अगर इन तरह के स्टॉक्स में या एक मोमेंटम चेजिंग कर रहे हैं पर्टिकुलर सेक्टर की, ट्राई टू सीक गुड एडवाइस। देयर आर गुड पीपल, ऐसी बात नहीं है, ट्राई टू सीक गुड एडवाइस और हियर से पे मत जाइए। सो दैट इज वन थिंग। उसके अलावा मार्केट के डायनेमिक्स काफी चेंज हो गए हैं पिछले 5-7 साल में। जो हमने देखा है, मार्केट इज नो लॉन्गर काइंड ऑफ थिंग कि बाय इट, फॉरगेट इट, शट इट काइंड ऑफ थिंग। मार्केट में सेक्टर रोटेशन बड़ी सीरियस हो रही है, एंड इफ वन हैज टू मेक रियल मनी, आई थिंक वन विल हैव टू लिव विद दैट डायनेमिज्म। और यह नहीं कि मैंने एक पर्टिकुलर स्टॉक उठा लिया, जस्ट बॉट इनटू अ हिंदुस्तान लीवर और अ नेस्ले और अ टीसीएस, एंड देन आई विल स्टे विद इट फॉर नेक्स्ट 10-15 years। ठीक है, यू मे स्टे विद इट, यू मे मेक सम मनी, बट यू विल डेफिनेटली नॉट मेक दैट एक्स्ट्रा मनी, जिसको हम बीट रहे थे कि मार्केट में अगर आपको अल्फा क्रिएट करना है, उससे नहीं होगा। पिछले 3-4 साल की अगर बात करें, दिस इज नॉट टू नेम और शेम एनी पर्टिकुलर स्टॉक और सेक्टर, अगर हम बात करें जो दिग्गज काउंटर्स लाइक से हिंदुस्तान लीवर और टीसीएस और इन्फोसिस और नेस्ले, अगर पिछले 3-4 साल के इनके रिटर्न देखे, आई थिंक दे मे बी क्लोज टू जीरो, और जबकि इतने बड़े बड़े नाम है। सो दैट मींस उन स्टॉक में कोई गलती नहीं थी, मे बी वैल्यूएशन वाज ओवरहाइप्ड इन दोस टाइम, और उस दौरान दूसरे सेक्टर्स उभर के आ गए जहां पर ग्रोथ थी। जैसे कि हमारे अभी मेरे कलीग कह रहे थे, वन विल हैव टू लुक एट द ग्रोथ, वन विल हैव टू लुक एट द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कि अगले 3-4-5-6 क्वार्टर में या अगले 1 से 3 साल में कहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। और जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, अगर हमारे को अपने आप को थोड़ा बहुत कमिट करने, वी बिलीव हेल्थ केयर हैज गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, हॉस्पिटल्स हैज गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, मेटल स्टील हैज गुड ग्रेट अपॉर्चुनिटी, पावर इक्विपमेंट एक ऐसा सेक्टर उभर के आ रहा है नया, जिसमें हमारे को लग रहा है कि अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उसमें उभर के आ रही है। सो दीज आर द काइंड ऑफ सेक्टर। एनबीएफसी, आई थिंक दिस इज वन कॉमन स्पेस जो कि हम सब मान के चल रहे हैं, अच्छे एनबीएफसी, उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। बैंकिंग में भी आई थिंक सिलेक्टिव प्राइवेट बैंक, सिलेक्टिव पीएसयू बैंक, दे आर गिविंग गुड अपॉर्चुनिटी। एंड नॉट टू मेंशन, आई थिंक एक सेक्टर्स को हमने टच नहीं किया है, आई थिंक जो कि हर इन्वेस्टर्स के मन में होगा, क्या टेक्नोलॉजी अब एक वैल्यू बाय बन गया है।
I think technology still has some more time to move around these kind of levels. और I think, और अगर हम एक सेंटेंस बात करें, ये एक सीरियस अवॉइड से एक कॉशियसली सिलेक्टिव बाइंग शायद अप्रोच इसमें आ गई, और इसमें मेरे को लगता है कि बड़े काउंटर्स की बजाय कुछ एक अच्छे मिड कैप में डू वेल। हमें नहीं भूलना चाहिए जो वर्ष 2000 था, Y2 के काइंड ऑफ सिनेरियो था, एवरीथिंग वाज सॉर्ट ऑफ गोइंग अप, और उसके बाद जब थिंग्स कूल डाउन, बहुत सारे नाम, वो ऑल दोस पेंटा, सिल्वर लाइंस, DSQs एंड ऑल, कहाँ है आज? कहीं भी नहीं है। आई थिंक दे आर जीरो। सो टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी कंपनी अच्छी उभर के आएंगी, एआई सिनेरियो को अच्छी तरह एम्ब्रेस करेंगी, एंड दे विल डू मच बेटर। एंड सम ऑफ द कंपनीज में सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल विद काइंड ऑफ थिंग। और जिस तरह की ग्रोथ पैटर्न चल रहे हैं डॉलर टर्म में, क्या ये 0 से 2% रहेंगे या 2 से 4% रहेंगे? ओनली टाइम विल टेल। सो टेक्नोलॉजी मेरे को अभी भी लगता है कि वन विल हैव टू बी कॉशियस, सिलेक्टिव अप्रोच रहे। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गई हैं, 27-28 पी से 21-22 पी हो गई हैं, बट ऐसा नहीं कि कहीं भी एनी टॉम डिक एंड सरी, तो यू विल हैव टू बी सिलेक्टिव। सो इन सब चीजों का समीकरण लेके मेरे को लगता है कि वर्ष 2026 आसान वर्ष नहीं है पैसा बनाने के लिए, और एक वैल्यू बेस्ड अप्रोच लेके, कंसल्टेंट बेस्ड अप्रोच लेके चलिए, हियर से पे मत जाइए। ठीक है, तो थोड़ा अगेन वो लाइन ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पर, और किस तरीके से आपको स्टॉक पिकिंग भी करनी है, सेक्टर को कैसे देखना है, अभी जो पंकज जी उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। गौरांग सर, आपने काफ़ी स्पेसिफिक होकर अभी कुछ बातें की थी, स्टॉक भी, सेक्टर्स भी। अब देखिए, कई तरह के हमारे दर्शक हैं CNBC आवाज़ को जो देखते हैं, अक्सर सवाल आते हैं डायरेक्टली, जो कि भाई मेरे पास, मैंने 3 महीने के लिए लिया, मैंने 6 महीने के लिए लिया, मैं साल भर रख सकता हूँ, मैं 5 साल भी रख सकता हूँ। तो वैरायटी ऑफ पीपल हो सकता है, कुछ लोग डे वाले भी रहते ही हों, उनके सवाल हम उतने उस पर नहीं लेते, या वो उसको अलग तरीके से एड्रेस करते। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म भी देखें तो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस बनी हुई है उसमें, और मुझे पता नहीं क्यों सवाल देख के ऐसा लगता है कि अभी भी, आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो है दर्शकों का, वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है चीज़ में। वो पता नहीं कहाँ से कह सुन के वो ले लेता है, और फिर बाद में जब कुछ समझ नहीं आता है तो सवाल हमें भेजता है। आपकी क्या राय है? आपने बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफिक बताई, लेकिन वो कैसे आगे बढ़े, किस तरीके से उस पर आगे बढ़े, ताकि फिर उसके लिए कोई तकलीफ का मौका ना बने? देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो मेरा नम्र निवेदन CNBC आवाज के दर्शकों को ये है कि आप जो सोशल मीडिया पे जो आपको मुफ्त का ज्ञान मिल रहा है ना, उसको वास्तविकता में सत्य और परमात्मा से भेदा हुआ एक आदेश मान करके मत चलिए। तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है सर आजकल। ये मैं कोई बता रहा हूँ, और फिर भी लोग वो गलतियां करते हैं विपिन जी। इतना कुछ देखने के बाद, इतना कुछ पढ़ने के बाद, इतना कुछ अनुभव करने के बाद भी लोग वही गलतियां करते हैं। तो मेरी नम्र विनती है कि ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, XYZ, ट्विटर, इंस्टा जो भी है, आप उन पर लोगों को सुन करके, उनकी बातों के ऊपर भरोसा करके, अपने मेहनत से कमाई गई पूंजी और मेहनत से बचाई गई पूंजी, इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर जो ज्ञान मिलता है आपको, वो सुन करके आप कृपया करके ऐसा कोई निवेश मत कीजिए जिससे आपकी पूंजी तो चली जाएगी, वो अपनी बात है, लेकिन उससे आपकी जो सेहत खराब होगी और आपके परिवार में जो एक माहौल बनेगा, वो बहुत ही नकारात्मक होगा। तो मैंने पहले भी कई बार ये कहा है, हम जो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, सबसे पहले विपिन जी मैं यही बात कहता हूँ लोगों को कि आप सोशल मीडिया को अगर मान करके चलते हो, वहां पर आप देख करके कुछ निवेश करते हैं, कृपया ये अभी बंद कर दें। मैं बिल्कुल और दूसरी बात, शेयर बाजार में आप आ रहे हैं, आपका स्वागत है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, मुनाफा कमाने से पहले कितना नुकसान झेल सकते हैं उसका आप निर्णय ले, मापदंड कीजिए, गणित लगाए और फिर शेयर बाजार में कदम रखिए, क्योंकि शेयर बाजार किसी भी प्रकार की गारंटी आपके निवेश की गई पूंजी पर या उसके ऊपर मुनाफा जो आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे हम सब जानते हैं, शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन अगर मेरे अनुभव के साथ साथ मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव के अनुभव देखें, आप भी अपना अनुभव देखें, तो एक चीज मैंने सीखी है कि लंबी अवधि के लिए अगर आपने शेयर बाजार में निवेश किया है सक्षम और मजबूत कंपनियों में, तो आपको शेयर बाजार ने कभी भी निराश नहीं किया है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अब मैं तो ये आशीर्वाद के रूप में मानता हूं विपिन जी कि महीने की शुरुआत में बाजार इस प्रकार से गिरा है और मेरे खाते में मेरी तनख्वाह आई है, मेरा SIP भी निरंतर जिस प्रकार से जा रहा है वो जा रहा है, और मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट भी कल परसों किया है, थोड़ी बहुत पूंजी और बचत खाते में है, मौका मिलेगा तो वो भी लमसम इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। कहने का तात्पर्य ये है
एसआईपीस बंद मत कीजिए, निवेश कीजिए, सूझबूझ समझ के साथ कीजिए, ऐरे गहरे नथु गहरे की बातें सुन करके मत कीजिए, क्योंकि अगर वो इतने ही ज्ञानी होते तो वो शायद कोई आइलैंड खरीद पर आराम करते होंगे, आपको ज्ञान नहीं बांटते। नहीं, बिल्कुल सही बात है और ये बात तो आ जाना ही चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया इस समय सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं कनेक्टिविटी का माध्यम बन गया है और उसके जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा नुकसान है क्योंकि बहुत सारे लोग आके वहाँ पर बहुत सारी पता नहीं सोशल मीडिया में एक अलग सा जादू भी है कि वहाँ पर जो कोई बोलता है ना तो आदमी प्रेरित हो जाता है विश्वास करने के लिए। आपके हमारे साथ भी घटता है। इन्फ्लुएंसर्स नाम की एक बिरादरी है, वो आती है, बात करती है, सब उसमें गलत मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी एक बड़ी जमात है जो और से भी वक्त वक्त पे एक्शन भी लेती रहती है। अब तो काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन टाइट कर दिए गए, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आपको ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा करना है। वन ऑफ देम इज CNBC आवाज़, जहाँ पर जैसे महानुभाव अभी स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, वर्षों का इनका अनुभव है, तजुर्बा है और एक जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर आते हैं, ना कि बस आए और अपनी बात बता दी। बहरहाल, तो आज जो पूरी बातचीत हुई इस कार्यक्रम के दौरान सोशल मीडिया पे भी देखना है तो आप देखिए ना ऐसे प्लेटफॉर्म पर CNBC आवाज़ के ये पूरा कार्यक्रम आपको हमारे चाहे फेसबुक हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो या पूरा एपिसोड यूट्यूब पे मिलेगा, वहाँ जाके इसे देखिए। और सबने जो बात कही है, एक एक जवाब जो है वो अपने आप में पूरी मार्केट की एक डिक्शनरी है। अगर आपने हर जवाब को 2-3 बार सुन लिया, अच्छे से समझ लिया, तो मार्केट में भय या जो भी अनसर्टेनिटीज़ हैं उसको आप समझ जाएंगे। बाकी किस तरीके से स्टॉक पिकिंग करनी है, ये मौका या ये जो इस समय की स्थिति आपको कितना बड़ा अवसर दे रही है, कितना बड़ा मौका दे रही है, कितने पैसे आपके पास हैं उसमें से आप लगाएंगे, अपने जोखिम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर आप एक मार्केट में विनर के तौर पर ज़रूर उभरेंगे। फिर आप एक लंबी अवधि के निवेशक हों, आपके हिसाब से आपकी लंबी अवधि जितनी बड़ी छोटी हो, आपको मार्केट में कभी नुकसान नहीं होगा और फायदे आपको एक समय के बाद ज़रूर मिलते हुए नजर आएंगे।